हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। आज हमारी संविधान और राज्य व्यवस्था की पहली क्लास है, यानी कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास की। सबसे पहले हमें संविधान पढ़ना है, तो हम संविधान के बारे में जान ले कि संविधान होता क्या है, संविधान कहते किसे हैं। तो संविधान हिंदी में दो वर्ड से मिलकर के बना है, संविधान। संविधान, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे लैटिन के एक वर्ड से कॉन्स्टिट्यूशन सब मिलके बना है, CONSTITURE। ये कौन सा वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि सम और विधान का अर्थ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड अर्थ क्या होता है। सम का मतलब होता है सबके साथ एक जैसा, सबके साथ या सबके लिए एक समान नियम, सबके लिए एक समान। सम। विधान का अर्थ होता है नियमों का संग्रह, नियमों का संग्रह। ठीक है, आइए अब कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड का अर्थ देख लिया जाए। शासन करने वाला सिद्धांत। हिंदी में इसका अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। तो हमें यहाँ पे दो वर्ड मिले, एक संविधान और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों का अर्थ क्या है और इन दोनों से क्या मिलकर के परिभाषा बनती है उसको देखा जाए। सबके लिए एक समान नियमों का संग्रह, यानी संविधान क्या है? कुछ नियमों का संग्रह है। किसी भी देश का संविधान नियमों का संग्रह होता है जो उस देश की जनता पर सबके लिए एक समान रूप से लागू होता है, सबके लिए एक समान रूप से कार्य करता है। और अगर इंग्लिश वर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ देखा जाए तो यहाँ पे दे रहा है शासन करने का सिद्धांत या शासन करने के लिए नियम। तो किसी भी देश में कोई भी जब सरकार शासन करती है तो वो जनता को चलाने के लिए जो नियम बनाती है, जनता के लिए जो नियम बनाती है, शासन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको ही हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। तो एक बात क्लियर है कि किसी देश का संविधान नियमों का संग्रह होता है जो उस देश को चलाने के लिए, उस देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए ही बनाए जाते हैं, जो देश की जनता पे सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो संविधान की परिभाषा यहां से निकल के आती है और हम थोड़ा सा संविधान के बारे में जान ले कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो एक बात याद रख लीजिए, संविधान का, प्राचीन संविधान का जनक, प्राचीन संविधान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको प्राचीन संविधान का जनक? आइए इस बात को समझते हैं। इन्होंने 158 संविधान का अध्ययन किया था। 158 संविधान का अध्ययन किया था। भाई अब जिसने 158 संविधान पढ़े तो उसका संविधान का जनक कह दिया गया। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, वन जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूछा इस प्राचीन संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो कहिएगा प्राचीन संविधान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और सिर्फ अरस्तु को संविधान का ही नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र का भी जनक कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का भी जनक कहा जाता है अरस्तु को। और उसके साथ ही साथ जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। नीति शास्त्र का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु एक महान व्यक्तित्व थे। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आया कि राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र से प्राचीन संविधान का जनक किसे कहा जाता है और ऑप्शन में आपको अरस्तु मिलता है, तो आप अरस्तु को ट्रिक कीजिएगा, आपके एक नंबर वाले क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो प्राचीन संविधान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 158 संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आप देख लिया जाए कि
आधुनिक, ये तो था कि प्राचीन संविधान का जनक अरस्तु को कहा गया। प्राचीन आधुनिक संविधान का जनक किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? किसी एक व्यक्ति को नहीं, आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? ठीक है, तो आपका उत्तर होगा अमेरिका को। किसको? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब अमेरिका के बारे में देख लिया जाए, अमेरिका का संविधान कब बना, कैसे बना। तो अमेरिका भी गुलाम था। अमेरिका जो देश है वो गुलाम रहा। किस देश का गुलाम रहा? ब्रिटेन का गुलाम रहा। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम रहा। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम रहा। और जब 1776 में अमेरिका को आजादी मिली, 4 जुलाई 1776 में अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से मुक्त हुए, आजाद हुए। ठीक है, तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से आजाद हुए। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद 1787 में अमेरिका में संविधान सभा बैठाई गई। 1787 में अमेरिका की संविधान सभा का ईस्वी कह लेते हैं इसको। अमेरिका की संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान बनाने के लिए एक बैठक बनाई गई जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। और 1787 में अमेरिका के संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। और 1789 में संविधान बन गया। 1789 ईस्वी में संविधान पारित हुआ। 1789 में अमेरिका का संविधान पारित हुआ। अब एक बात इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद करने के लायक है कि अमेरिका के संविधान में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेद हैं, बस 7 अनुच्छेद। इस वजह से पूरे विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर किसी को कहा जाता है तो वो कौन सा संविधान है? अमेरिका का संविधान। विश्व में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। और कहा जाए कि सबसे कठोर संविधान किस देश का है तो वो भी अमेरिका का, क्योंकि इसमें 44 संशोधन हुए हैं। अमेरिका के संविधान में 44 बार संशोधन किया गया है, इसलिए सबसे कठोर संविधान भी, सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान और सबसे कठोर भी अमेरिका का संविधान। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अमेरिका का भी इतिहास यहाँ पे मिल गया कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से आजाद हुए। 1787 को अमेरिका की संविधान सभा का निर्माण हुआ। 1789 में संविधान पारित हुआ और जिसमें 7 अनुच्छेद थे और 44 संशोधन ये है, इसलिए सबसे छोटा संविधान कहलाया जाता है और सबसे कठोर संविधान भी कहा जाता है। अब अगर बात की जाए कि भारत, ये तो ठीक है कि भारत का संविधान का जनक, प्राचीन संविधान, आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका कहलाता है, जो कि ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन से हमने, भारत वालों ने क्या सीखा? जो हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली है, भारतीय संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। यह भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि एशिया में सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? एशिया आप लोग जानते हैं महाद्वीप है। एशिया में सबसे
पहला लिखित संविधान किस देश ने बनाया? 1860 में जापान ने सबसे पहला एशिया में लिखित संविधान बनाया। तो ये भी हमारा एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान 1860 में जापान ने बनाया। ठीक है, अब बात की जाए थोड़ा सा भारत के संविधान के बारे में। तो भारत का संविधान की विशेष बातें क्या है, इस बात को देख लिया जाए। भारत की संविधान सभा के या भारतीय संविधान के जनक कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर कहा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब और क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे लगे। ये भी हमारा एक और नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है। अगर अब बात की जाए तो जब भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उस वक्त भारतीय संविधान में 22 भाग थे। 22 भाग हुए, 8 अनुसूचियां हुई और 395 अनुच्छेद थे। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे, जिसमें कई बार संशोधन करने के बाद वर्तमान में आज भारतीय संविधान में 26 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब संविधान सभा का संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 26 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, 465 अनुच्छेद हैं। तो ये है हमारे भारत का संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान क्या होता है हमने आपको बताया। किसी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए कुछ नियम और का दस्तावेज जो लिखित रूप से तैयार किया गया होता है, और लिखित रूप से तैयार नियम जो पूरी देश की जनता पे सब पे एक समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, नियमों का संग्रह है संविधान, जो देश की जनता पे समान रूप से लागू होते हैं, देश की जनता के हित में, देश की जनता के लिए बनाए गए हैं और सब पे एक समान रूप से लागू होते हैं। उसे हम कहते हैं संविधान, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा संविधान और हम आते हैं राज व्यवस्था की तरफ। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसकी क्लासेस रेगुलर चली तो इन बातों पे, इन चीजों पे डीप में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। इसे इरेज कर दिया जाए ताकि स्पेस बन जाए। अभी तक हमने समझा कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ, सारी की सारी चीजें हमने देखी। भारत गणतंत्र राज्य कब बना, गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है भारत में। ये बात आप लोग पता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चीजें आपको पता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज व्यवस्था। किसी भी आप अगर पॉलिटी मतलब संविधान की
किताब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके साथ साथ ही होगा पॉलिटिकल सिस्टम, यानी संविधान एवं राज व्यवस्था दोनों एक साथ ही जुड़ी होती हैं। राज व्यवस्था हिंदी में कहते हैं राज व्यवस्था, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये राज व्यवस्था क्या है, इस बात को समझा जाए तो राज व्यवस्था की सबसे पहली जो परिभाषा दी थी वो दी थी अरस्तु ने। राज व्यवस्था की सबसे पहली डिफिनेशन जो दी वो किसने दी, अरस्तु ने। अरस्तु को ही प्राचीन संविधान का जनक माना गया, हमने बताया अभी आपको। तो अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु ने कहा क्या, अरस्तु ने एक लाइन में कहा कि जो संविधान है उसका व्यवहारिक रूप ही हमारा राज व्यवस्था कहलाता है। संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज व्यवस्था कहलाता है। उन्होंने क्या दिया कि संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज व्यवस्था कहलाता है, राज व्यवस्था है। अब यह व्यवहारिक रूप क्या है, व्यवहारिक रूप का मतलब होता है कि संविधान में नियम बनाए गए, संविधान में सिर्फ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को लागू करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा जो नियमों को लागू करेगा। एक समिति बनाई जाएगी, एक सरकार बनाई जाएगी जो नियमों को लागू करेगी। तो वो जो समिति होगी, जो पूरी संस्था होगी, वो क्या कहलाएगी, वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, राज व्यवस्था कहलाएगा। जैसे संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि देश में एक पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। वैसे ही लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 52 में कि एक देश में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 153, ये अनुच्छेद आप समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि देश में एक गवर्नर होगा जो पूरे के पूरे, पीएम का काम आप लोग जानते हैं, पीएम के कार्य आपको बताया जाएगा। राष्ट्रपति होगा जो देश का राजा कहलाएगा। गवर्नर है जो देश की आय को संभालता है, पूरी की पूरी वित्त संबंधी कार्य, जो वित्त मंत्री आपको पता है अलग होता है और गवर्नर अलग होता है। तो यहाँ पे 153 अनुच्छेद में लिखा कि देश में गवर्नर होगा। जैसे लिख दिया गया एग्जांपल पे कि देश संविधान 124 में कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा जो देश के विवाद को सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही संविधान के 214 में लिख दिया गया है कि देश में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो संविधान में ये बातें लिखी गई कि एक पीएम होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, एक गवर्नर होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा। संविधान में ये बनाया नहीं गया, संविधान ने इसे नहीं बनाया। तो इन चीजों को लागू करने के लिए जो हमने सिस्टम बनाया, जो हमने पीएम बनाने के लिए, पीएम तय करने के लिए नीतियां बनाई कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री कौन बन सकेगा, प्रधानमंत्री के कार्य क्या होंगे, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके के न्यायिक फैसले होंगे, सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, इन सारी चीजों का जो संचालन होता है, सिस्टमैटिक रूप से इनको जो चलाया जाता है, उस सिस्टम को ही हम पॉलिटिकल सिस्टम, हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं। बात समझ में आई। अब संविधान लिखित है, लेकिन उस संविधान को लागू करने के लिए जो जो बातें संविधान में वर्णित है, यानी जो जो बातें संविधान में बताई गई हैं, उन बातों को लागू करने के लिए, उन नियमों को लागू करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, उसे ही हम राज व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। जैसे इसमें हमें पढ़ना क्या पड़ेगा कि विधायिका क्या होती है, विधायिका के कार्य क्या होते हैं, कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं, इनके कार्यकाल कितना होता है, नगर निगम क्या है, नगर निगम के साथ ही साथ न्यायपालिका क्या है, न्याय कैसे किया जाए, राजनीति क्या होती है, प्रशासन क्या होता है, प्रशासन में कितने अधिकारी होंगे, कौन सा अधिकारी किस कार्य को, कौन सा अधिकारी का कार्य क्या होगा, कौन सा अधिकारी किस क्षेत्र को संभालेगा, प्रशासन क्या है, प्रशासनिक सेवा क्या है, सारी की सारी चीजें संविधान में ये चीजें लिखी गई हैं। और इन संविधान की चीजों को वास्तविक जीवन में लाने का कार्य ही हमारा राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम कहलाता है। जितनी बातें संविधान में वर्णित हैं, उन बातों को भारत के देशवासियों में, भारत में लेकर के आना, उनका गठन करना, उनका संचालन करना ही राज व्यवस्था कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक संविधान की जनरल सी परिभाषा समझी कि संविधान क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होती है। आने वाली क्लासेस में इसके एक एक टॉपिक को डीप में डिस्कस किया जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा, अच्छे तरीके से समझा जाएगा एग्जाम के तरीके से, कि एग्जाम की दृष्टि से हमें एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम आसानी से उसका जवाब दे सकें। ठीक है, अगर
इससे संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी अगर आपको बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।